जब शरीर की कोई हड्डी टूटती है ना तो एक्सरे मशीन एकदम साफ बता देती है कि मतलब दरार कहाँ पर है। हाँ, वो बिल्कुल विजिबल होता है। बिल्कुल। और इलाज भी सीधा सा है, प्लास्टर लगाओ, कुछ हफ्ते इंतजार करो और हड्डी जुड़ जाती है। मेडिकल साइंस की ये बाइनरी दुनिया है ना, ये बहुत सुकून देती है। सही कहा, या तो टूटा है या नहीं टूटा है, सब कुछ एकदम स्पष्ट। लेकिन जब इंसानी रिश्ते टूटते हैं तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक उलझाव में फंस जाते हैं जहां कुछ भी साफ नजर नहीं आता। दर्द होता है लेकिन उसका कोई स्पष्ट स्रोत या इलाज दिखाई नहीं देता। और पता है, इंसानी दिमाग को ये धुंधलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा दिमाग मूल रूप से एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। इसे हर चीज का कारण चाहिए होता है, हर कहानी का एक स्पष्ट अंत चाहिए। जब कोई फिजिकल चोट लगती है तो समाज उसे मान्यता देता है, लोग सहानुभूति जताते हैं। हाँ, लोग पूछते हैं कि कैसे हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई रिश्ता खत्म होता है, और खास तौर पर जब वो बिना किसी स्पष्ट कारण के खत्म होता है, तो वो अधूरापन दिमाग के लिए किसी अनसुलझी पहेली जैसा बन जाता है। और इसी अनसुलझी पहेली को और इस धुंधलेपन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्रशांत पारस के कविता संग्रह द कर्स ऑफ लेटिंग गो की एक बहुत ही विस्तृत समीक्षा है। बहुत ही गहरी किताब है ये। बहुत गहरी है। और आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य यही है कि हम समझें कि मतलब किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद आगे बढ़ना, या जो हम मूविंग ऑन कहते हैं, वो केवल पुरानी यादों को भूल जाना क्यों नहीं है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब एक झटके में आजादी पाना है, लेकिन ये किताब एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल खड़ा करती है। कौन सा सवाल? यही कि क्या होगा अगर किसी को भूलने की कोशिश ही हमारा सबसे बड़ा बोझ बन जाए। इस सवाल की जड़ में असल में वो भ्रांति है जिसे हम क्लीन क्लोजर कहते हैं। हाँ, क्लोजर। फिल्मों और कहानियों ने ना एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो एक बहुत बड़ी आमने सामने की बहस होती है। बिल्कुल, बारिश में खड़े होके बहस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं, गिले शिकवे दूर होते हैं, और फिर एक आपसी समझ के साथ लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन ये समीक्षा जिस सच्चाई की बात कर रही है, वो सच्चाई बहुत अलग है। हाँ, असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। रिश्ते शायद ही कभी इतने साफ सुथरे ढंग से खत्म होते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि जो चीज सबसे ज्यादा चुभती है वो कोई तीखी बहस या लड़ाई नहीं है, वो सन्नाटा है जो अचानक छा जाता है। किताब में भी ये बताया गया है कि अक्सर लोग बिना किसी स्पष्टीकरण के चले जाते हैं, बातें अधूरी रह जाती हैं, और जब सामने सिर्फ चुप्पी हो तो इंसान लड़े भी तो किससे। सही बात है। और इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि तीखी बहस में कम से कम प्रतिक्रिया देने के लिए इंसान के पास कुछ ठोस होता है, एक कंक्लूजन होता है। हाँ। लेकिन जब अनुपस्थिति होती है, जब सिर्फ चुप्पी होती है, तो दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। अरे बाप रे, हाँ। दिमाग ना एक ही स्थिति के हजारों सिमुलेशंस चलाता है कि शायद मैंने ऐसा कहा होता तो वो नहीं जाते, या शायद कोई और वजह थी, और लेखक ने इसी को द कर्स या शाप कहा है। ये शाप वाला नजरिया वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आम बोलचाल में तो हम शायद उस टूटे हुए रिश्ते को या उस इंसान को ये शाप मान बैठते हैं जिसने दिल दुखाया। बिल्कुल, पर किताब का नजरिया इससे अलग है। हाँ। किताब ये साफ करती है कि शाप वो व्यक्ति नहीं है जो चला गया। तो फिर क्या है? शाप है उस इंसान की स्थायी उपस्थिति का एहसास जो अब जीवन का हिस्सा नहीं है। जब कोई किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करता है ना, तो दिमाग की न्यूरल वायरिंग बदल जाती है। वो रास्ते, वो आदतें रातों रात गायब नहीं होती। प्यार हमारी पहचान पर जो निशान छोड़ता है वो मिटता नहीं है, चलने वाले किसी ऐप की तरह है। अरे वाह, ये बहुत सटीक एनालॉजी है ना जी। भले ही आप कोई उस ऐप को स्क्रीन पर नहीं देख रहा हो, लेकिन वो लगातार बैकग्राउंड में बैटरी खत्म कर रहा होता है। बिल्कुल। अधूरी बातें और बिना जवाब वाले सवाल एकदम इसी तरह हमारे भावनात्मक ऊर्जा सोखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि फोन के ऐप को तो इंसान अनइंस्टॉल कर सकता है, लेकिन इस भावनात्मक शाप को डिलीट करने का कोई विकल्प नहीं होता। सही कहा। इसीलिए लेखक का जोर इस बात पर है कि हम किसी इरेजर से पुरानी यादों को मिटा नहीं सकते। जब लोग यादों और वास्तविकता के बीच झूल रहे होते हैं, तब असली संघर्ष उस शाप को मिटाने का नहीं होता, बल्कि उसके साथ जीना सीखने का होता है। एग्जैक्टली। सह अस्तित्व बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग इस अदृश्य और लगातार बने रहने वाले दुख का अनुभव करते कैसे हैं? हाँ। क्योंकि इस समीक्षा में
किताब की लेखन शैली और अकेलेपन के चित्रण में काफी बात की गई है। हाँ, शैली पर बहुत फोकस है। बताया गया है कि शैली जानबूझकर बहुत सरल, न्यूनतम या जिसे मिनिमलिस्टिक कहते हैं, और डायरी एंट्री जैसी रखी गई है। इसमें कोई बहुत भारी भरकम कविताएं नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि शोक या ग्रीफ अक्सर बहुत निजी और अदृश्य होता है। जब कोई अंदर से टूट रहा होता है ना, हाँ, तो उसके पास अपनी भावनाओं को जटिल रूपकों या सजे धजे शब्दों में पिरोने की कॉग्निटिव एनर्जी, मतलब संज्ञानात्मक, जो बचती नहीं है। बिल्कुल, बस जो महसूस हो रहा है वो कागज पर आ जाता है। भावनाएं बहुत कच्ची और सीधी होती हैं। किताब की जो न्यूनतम शैली है वो अकेलेपन, पछतावे और पुरानी यादों पर केंद्रित है। और ये दुख अक्सर एक दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है ना? बाहर से दिन के उजाले में लोग ऐसे दिखते हैं जैसे वे पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई रात में शुरू होती है, जब पुरानी बातों को याद किया जाता है, पुराने मैसेजेस पढ़े जाते हैं। और इसी बिंदु पर आलोचकों का एक वर्ग इस शैली पर सवाल उठाता है। उनका मानना है कि ये जो डायरी एंट्री वाली शैली है, ये कभी-कभी दोहराव वाली या रिपीटेटिव लग सकती है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पूछना चाहूंगी, क्या ये दोहराव वाकई कोई कमी है? आपका क्या मतलब है? मतलब क्या असल जिंदगी में दुख ऐसे ही काम नहीं करता? दुख कभी भी एक सीधी रेखा में तो चलता नहीं है, ये तो बार बार लौट कर आता है। ये आपने बहुत ही अहम पॉइंट उठाया है। ये कोई साहित्यिक कमी नहीं है, बल्कि ट्रॉमा को प्रोसेस करने का सबसे प्रामाणिक तरीका है। दिमाग एक ही घटना को, एक ही सवाल को बार बार लूप में चलाता है। वो उसे तब तक खंगालता है जब तक कि उसे पूरी तरह से समझ ना ले। तो ये सरलता और दोहराव पाठकों को अपनी खुद की भावनाओं को प्रोसेस करने का मौका देती है। तो फिर आज की इस हीलिंग जर्नी वाले दौर में, जहां हर कोई बस जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता है, हम इन विचारों को कैसे लागू करें? यही सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय की। क्योंकि रात के समय हावी होने वाले ये जो विचार हैं, ये इमोशनल इकोज या भावनात्मक गूंज, ये बहुत भारी पड़ सकते हैं इंसान पर। बिल्कुल, और आधुनिक हीलिंग के संदर्भ में विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि इन रात की गूंजों से भागने के बजाय या इन्हें दबाने की कोशिश करने के बजाय हमें दैनिक दिनचर्या का उपयोग करना चाहिए। दैनिक दिनचर्या मतलब क्या दिन के बीच में समय निकालकर उदास हुआ जाए? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ऐसा है। अच्छा, देखिए, जब कोई रात के 2 बजे इन विचारों से लड़ता है तो उसकी नींद और मानसिक शांति दोनों छिन जाती हैं। वो तो है, अगला दिन पूरा खराब हो जाता है। तो इसके बजाय दिन का एक ऐसा समय तय किया जा सकता है जो सिर्फ इन यादों को महसूस करने के लिए हो। उदाहरण के लिए जर्नलिंग करना, कागज पर उतारना। हाँ, जब हम उन विचारों को दिन में कागज पर उतारते हैं तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ, मैंने इस दर्द को एक्नॉलेज कर लिया है, अब मुझे आधी रात को इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। तो मतलब हम उस अदृश्य शोक को एक जगह दे रहे हैं। बिल्कुल, उसे एक दिशा दे रहे हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा प्रतिवाद करना चाहूंगी। बताइए। अगर कोई हर दिन अपने दर्द को स्वीकार करने के लिए ऐसे समय निकालेगा, रोज अपने दुख के बारे में सोचेगा, तो क्या ये खुद पर तरस खाने, मतलब पिटी पार्टी जैसा नहीं हो जाएगा? क्या इस तरह इंसान अतीत में ही नहीं फंस जाएगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है, और इसीलिए दर्द में डूबने, मतलब वैलोइंग, और उसे स्वीकार करने के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। वो अंतर क्या है? तान ने अपनी पूरी पहचान ही उस दुख के आसपास बना ली है, लेकिन किताब जिस स्वीकृति की बात करती है उसका अर्थ है यादों को एक भावनात्मक परिदृश्य या इमोशनल लैंडस्केप का हिस्सा बनाना। इमोशनल लैंडस्केप, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में कैसे समझें? ऐसे सोचिए जैसे किसी इंसान का जीवन एक बड़ा शहर है और वो खत्म हो चुका रिश्ता उस शहर के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई इमारत या खंडर है। समझ रही हूँ। अब दर्द में डूबने का मतलब होगा उस खंडर के पास बैठकर रोते रहना और शहर का बाकी निर्माण रोक देना। और स्वीकार करने का मतलब? स्वीकार करने का मतलब उस खंडर को गिराना नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर नई सड़कें बनाना, नए पार्क बनाना है। अरे वाह, मतलब वो दुख उतना ही रहता है, लेकिन उसके आसपास की जिंदगी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो दर्द बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाता है। एग्जैक्टली, यही भावनात्मक परिपक्वता है। अतीत को भूलने के बजाय उसे अपने व्यक्तिगत विकास का हिस्सा बनाना। और इसी के लिए दैनिक स्वीकृति के अनुष्ठान या रिचुअल्स काम आते हैं। तो ये रिचुअल्स असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? बहुत ही सरल हो सकते हैं, जैसे सुबह की चाय पीते हुए। अच्छा। उन कुछ मिनटों के लिए इंसान शांति से ये मान सकता है कि वो व्यक्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
उस कमी को महसूस किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही चाय खत्म होती है, वो अनुष्ठान पूरा हो जाता है और फिर इंसान अपने वर्तमान दिन की ओर, अपने नए शहर की ओर लौट आता है। ये प्रक्रिया भावनाओं को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने से आती है। ये वाकई बहुत खूबसूरत नजरिया है। इसका मतलब है कि हम दर्द को एक बाउंड्री दे रहे हैं ताकि वो पूरे दिन पर हावी ना हो। बिल्कुल, दर्द को विकास में बदल रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और विश्लेषण को समेटें तो द कर्स ऑफ लेटिंग गो हमें ये सिखाती है कि दिल का टूटना कोई अंत नहीं है और भूल गए। ये एक बहुत ही क्रमिक बदलाव है, एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन कि हम अपनी यादों का भार कैसे उठाते हैं। सही कहा। तो इस किताब की समीक्षा ने हमें यह समझाया कि मतलब पुरानी यादों से भागने के बजाय हम कैसे उन्हें अपनी जिंदगी का एक शांत हिस्सा बना सकते हैं। एक सम्मानित हिस्सा। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगी, जिस पर हम सब आराम से सोच सकते हैं। वो क्या है? वो ये कि अगर हीलिंग का असली उद्देश्य उस इंसान के रूप में वापस लौटना नहीं है जो हम दिल टूटने से पहले थे, बल्कि उस नए, अधिक गहराई और समझ वाले इंसान से अपना परिचय कराना है जिसका निर्माण इस दर्द ने किया है, तो क्या होगा? बहुत ही विचारोत्तेजक बात है ना? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।